वेलकम बैक एवरीवन। प्रैक्टिस सेट नंबर ये 43 है। प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम इम्पोर्टेंट ज्योग्राफी के प्रश्नों पर। और इस टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 43 तक पहुँच सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उसका। चलिए स्टार्ट करते हैं टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 1 है, जो एस्टेरॉयड बेल्ट है यानी जो क्षुद्रग्रह बेल्ट है वो किन दो ग्रहों के बीच स्थित है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। देखिए हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह, और इसमें जो क्षुद्रग्रह बेल्ट है, जो एस्टेरॉयड बेल्ट है, वो मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच स्थित है। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। सौरमंडल में जो क्षुद्रग्रह बेल्ट एस्टेरॉयड बेल्ट है, मुख्य रूप से मंगल यानी मार्स और बृहस्पति यानी जुपिटर ग्रहों की कक्षाओं के बीच स्थित है। यह क्षेत्र लाखों चट्टानी और वायुहीन अवशेषों का घर है, जो लगभग 4.6 अरब वर्ष पहले सौरमंडल के निर्माण के दौरान बचे हुए थे। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। सौरमंडल के किन दो ग्रहों का कोई उपग्रह नहीं है? जैसे कि पृथ्वी का एक उपग्रह है चंद्रमा। किन दो ग्रहों का उपग्रह नहीं है? बुध और शुक्र का जो है कोई भी उपग्रह नहीं है, यानी कोई भी सैटेलाइट नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। शुक्र और बुध ऐसे दो ग्रह हैं जिनकी परिक्रमा करने के लिए एक भी प्राकृतिक चंद्रमा नहीं है। बुध सौरमंडल में सूर्य से सबसे नज़दीक होने के साथ साथ 8 ग्रहों में सबसे छोटा ग्रह है। बुध की तरह शुक्र का भी कोई ज्ञात प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। जो शुक्र है यानी वीनस सौरमंडल में सूर्य से दूसरा सबसे नज़दीकी ग्रह है, और इस ग्रह की जो कक्षीय अवधि है लगभग 243 दिनों की है। हालांकि इसकी कक्षीय दिशा अन्य ग्रहों के विपरीत है। ये भी प्रश्न पूछ लेते हैं। शुक्र की जो दिशा है वो अन्य ग्रहों के विपरीत है। तीसरा प्रश्न है यहाँ पर, निम्नलिखित पर विचार करेंगे। 4 ग्रह हैं यहाँ पर। मंगल यानी मार्स, अरुण यानी यूरेनस, बृहस्पति यानी जुपिटर, शनि यानी सैटर्न। उपरोक्त में से किन ग्रहों पर कोई जमीनी सतह मौजूद नहीं है? देखिए मार्स पे तो है जमीनी सतह, पृथ्वी के जैसी ही। ठीक है, तो ये तो होगा नहीं। अरुण यानी यूरेनस, जुपिटर भी गैसीय ग्रह है और सैटर्न भी गैसीय ग्रह है। यहाँ पर कोई ज़मीनी सतह नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2, 3 और 4। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। सौरमंडल में बृहस्पति यानी जुपिटर, शनि यानी सैटर्न, अरुण यानी यूरेनस और वरुण यानी नेपच्यून गैसीय ग्रह हैं जिनकी कोई ठोस सतह नहीं है। इसमें बृहस्पति मुख्य है, जो हाइड्रोजन और हीलियम गैस से बना है, और इस पर चलने या उतरने के लिए कोई ज़मीनी सतह मौजूद नहीं है। यह केवल तूफानी गैसों का एक विशाल गोला है। ठीक है, मंगल ग्रह पर जीवन की संभावनाएं हैं, लेकिन मंगल में दिक्कत यह है कि वहाँ पर कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। ठीक है, और मंगल का जो वातावरण है, ठीक है, उसमें ऑक्सीजन नहीं है। ऑक्सीजन जो है वो मंगल की सतह पर है। ठीक है, उसकी मिट्टी में है आयरन ऑक्साइड के रूप में, और आयरन ऑक्साइड के कारण ही वो ग्रह जो है वो लाल मिट्टी वाला दिखाई देता है, लाल ग्रह। पानी भी वहाँ पर लिक्विड फॉर्म में नहीं है। उसके मंगल के जो नॉर्थ पोल है उस पे जो है बर्फ़ के रूप में पानी है। ठीक है, और इतनी बर्फ़ है, अगर वो पिघल जाए तो पूरा ग्लोब डूब जाएगा पानी में। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन को डैश कहा जाता है? इसको कहा जाता है ज्वारीय बल। बी है इसका आंसर। देखिए ज्वारीय बल सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन है। ये बल समुद्र की आवधिक गति का कारण बनते हैं, जो जल स्तर में एक अस्थायी
परिवर्तन पैदा करता है, ठीक है, जो स्थान के आधार पर अलग अलग होता है। पृथ्वी का जो अक्ष है वो लगभग कितने डिग्री के कोण पर झुका हुआ है? हमारी जो अर्थ है वो टिल्टेड है। कितनी है? 22.5 डिग्री, 24.5, 21.5 या 23.5? 23.5 डिग्री। इन सभी टेस्ट की आप फुल टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके। एक छोटा सा अमाउंट है पूरे साल के लिए। फुल टेस्ट सीरीज पीडीएफ फॉर्मेट में मिलेगी। पेड टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना पड़ेगा आपको। पृथ्वी का जो घूर्णन है, पृथ्वी अपनी धुरी पर लगभग 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है। यह घूर्णन दिन और रात के परिवर्तन के लिए जिम्मेदार है। पृथ्वी का जो अक्ष है लगभग 23.5 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है, जो विभिन्न मौसमों में दिन की लंबाई में परिवर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है। पृथ्वी का जो घूर्णन है वो पश्चिम से पूर्व की ओर होता है, इसलिए सूर्य पूर्व में उदय और पश्चिम में अस्त होता प्रतीत होता है। ठीक है, तो पृथ्वी कैसे घूमती है? पश्चिम से पूर्व की ओर। दिन और रात कैसे होते हैं? पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण। ऋतु परिवर्तन कैसे होता है? पृथ्वी के परिक्रमण के कारण। परिक्रमा किसकी कर रही है? वो सूर्य की। ठीक है, ये भी प्रश्न बन जाते हैं एग्जाम्स में। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह शनि का सबसे बड़ा चंद्रमा है? निम्नलिखित में से कौन शनि ग्रह का सबसे बड़ा चंद्रमा है यानी सैटेलाइट है? वो है टाइटन। ऑप्शन नंबर सी। शनि ग्रह का सबसे बड़ा चंद्रमा टाइटन है। यह सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा चंद्रमा है और आकार में बुध यानी मरकरी ग्रह से भी बड़ा है ये टाइटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौरमंडल में किस ग्रह का दिन सबसे लंबा होता है? तो शुक्र ग्रह है ये, वीनस। देखिए, शुक्र यानी वीनस ग्रह में सौरमंडल का सबसे लंबा दिन होता है, जहां शुक्र ग्रह पर एक दिन लगभग 243 पृथ्वी दिनों के बराबर होता है। सूर्य का जो घूर्णन है वो प्रतिगामी है, जिसका अर्थ है कि यह पृथ्वी सहित अधिकांश अन्य ग्रहों के विपरीत दिशा में घूमता है। इसका धीमा घूर्णन शुक्र और सूर्य के बीच गुरुत्वाकर्षण अंतःक्रियाओं और ज्वारीय बलों के कारण है। शुक्र का घना वातावरण और धीमा घूर्णन अत्यधिक सतह तापमान और वायुमंडलीय परिस्थितियों में योगदान करते हैं। किस प्रकार की आकाशगंगा यानी मिल्की वे का कोई नियमित आकार नहीं है और वह गैस और धूल से समृद्ध है? दीर्घवृत्ताकार आकाशगंगा यानी इलिप्टिकल गैलेक्सीज, लेटिकुलर आकाशगंगाएं यानी लैटिक गैलेक्सीज, अनियमित आकाशगंगा इरेगुलर गैलेक्सीज, सर्पिल आकाशगंगा स्पाइरल गैलेक्सीज। क्या है इसका आंसर? किस प्रकार की आकाशगंगा का कोई नियमित आकार नहीं है और वह गैस और धूल से समृद्ध है? यह है इरेगुलर गैलेक्सीज। सी है इसका आंसर। देखिए, एक अनियमित आकाशगंगा एक प्रकार की आकाशगंगा है जिसमें एक परिभाषित आकार या संरचना का अभाव होता है और यह दीर्घवृत्ताकार, सर्पिल या लेंसनुमा आकाशगंगाओं की श्रेणी में नहीं आती है। ये आकाशगंगाएं गैस और धूल से भरपूर होती हैं, जो उन्हें तारा निर्माण के लिए सक्रिय क्षेत्र बनाती है। प्रत्येक 1 डिग्री देशांतर के लिए स्थानीय समय में परिवर्तन कितना होता है? 4 मिनट। ठीक है, 1 डिग्री में 4 मिनट। 1 डिग्री देशांतर 4 मिनट के बराबर है। समय मापने का सबसे अच्छा साधन पृथ्वी, चंद्रमा और ग्रहों की गति है। पृथ्वी लगभग 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है, जिसका अर्थ है कि 15 डिग्री प्रति 1 घंटे के बराबर हो गया और 1 डिग्री 4 मिनट के। इन सभी टेस्ट की आप फुल टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं नंबर इस पर व्हाट्सअप करके। ठीक है, पेड टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके।
10वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? दो कथन है यहाँ पर। देशांतर स्थानीय समय के निर्धारण में प्रमुख भूमिका निभाता है। संपूर्ण पृथ्वी लगभग समान दूरी के 24 समय क्षेत्रों में विभाजित है क्या? बिल्कुल, ये करेक्ट है। दोनों के दोनों कथन सी है इसका आंसर। देखिए, देशांतर स्थानीय समय के निर्धारण में प्रमुख भूमिका निभाता है। संपूर्ण पृथ्वी लगभग समान दूरी के 24 समय क्षेत्रों में विभाजित है। बड़े क्षेत्रों में फैले देशों ने सुविधा के लिए एक से अधिक समय क्षेत्र को अपनाया है। संपूर्ण पृथ्वी को 24 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है और प्रत्येक समय क्षेत्र 15 डिग्री देशांतर को कवर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। जब पृथ्वी पर ज्वालामुखी फूटता है तो फूटने वाली सामग्री आमतौर पर एक तरल चट्टान होती है जिसे डैश के रूप में जाना जाता है। देखिए, जब तक ये पृथ्वी के अंदर है ये कहलाता है मैग्मा। ठीक है, जब ये फूट गया तो ऊपर आ गया तो ये कहलाएगा लावा। तो ए है इसका आंसर। ठीक है, लावा करेक्ट आंसर होगा क्योंकि यह पिघली हुई चट्टान है जो ज्वालामुखी विस्फोट के दौरान निकलती है। लावा आमतौर पर पिघली हुई चट्टान, राख और गैसों के मिश्रण से बना होता है। लावा की संरचना ज्वालामुखी के प्रकार और विस्फोट के प्रकार के आधार पर भिन्न हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन यानी ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट सामान्यतः उत्तर प्रदेश के किस भाग में पाए जाते हैं? ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन ये होंगे दक्षिण पश्चिम में, दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में। बी है इसका आंसर। उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन ज्यादातर राज्य के यानी उत्तर प्रदेश राज्य के दक्षिण पश्चिमी भागों में पाए जाते हैं। उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन मैदानी इलाकों के सभी हिस्सों में आम तौर पर, ठीक है, मैदानी इलाकों के सभी हिस्सों में और आमतौर पर मध्य, पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तराई के क्षेत्र में उष्ण कटिबंधीय नम पर्णपाती वन पाए जाते हैं। तेरहवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र समुद्री छोर में निम्न और उच्च ज्वार भाटा के बीच होता है? ज्वारीय क्षेत्र, तट के पास, समुद्र तट या अग्रभूमि? इसका आंसर है ज्वारीय क्षेत्र। देखिए, ज्वारीय क्षेत्र जिसे अंतर ज्वारीय क्षेत्र भी कहा जाता है, समुद्र के छोर पर उच्च ज्वार और निम्न ज्वार के निशान के बीच का क्षेत्र है। यह एक अत्यधिक गतिशील वातावरण है क्योंकि यह नियमित रूप से ज्वारीय गतिविधियों के कारण जलमग्न और उजागर होता है। नंबर 14 पर आ जाइए। इनोविक बंदरगाह किस देश में स्थित है जो पश्चिमी आर्कटिक का प्रवेश द्वार है? कहाँ है ये है ग्रीनलैंड में, सॉरी, कनाडा में। इनोविक कनाडा के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है जो पश्चिमी आर्कटिक के प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करता है। यह बंदरगाह आर्कटिक महासागर तक पहुंच प्रदान करता है और इस क्षेत्र में परिवहन, व्यापार और संसाधन अन्वेषण के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र है। नंबर 15 पर आ जाइए। वेगनर द्वारा पेंजिया के चारों ओर स्थित एक विशाल जल निकाय को दिया गया नाम क्या है? टेथिस, लॉरेंशिया, पैंथालासा या जल गोलार्ध? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, पैंथालासा। पैंथालासा विशाल वैश्विक महासागर था जिसने स्वर्गीय पेलियोजोइक और प्रारंभिक मेसोजोइक युगों के दौरान महाद्वीप पेंजिया को घेरा हुआ था। नाम जो पैंथालासा है वो ग्रीक भाषा से लिया गया है जिसका अर्थ है सभी समुद्र। ठीक है, पैंथालासा का क्या अर्थ है ग्रीक भाषा में? सभी समुद्र। पैन सभी और थालासा समुद्र।
16वां प्रश्न है, विश्व में सबसे व्यापक रूप से उपयोग की जाने वाली जलवायु वर्गीकरण प्रणाली कौन सी है? कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है प्रश्न कोपेन के अनुसार तो कोपेन वर्गीकरण है, सी है इसका आंसर। देखिए, कोपेन वर्गीकरण विश्व स्तर पर सबसे व्यापक रूप से उपयोग की जाने वाली जलवायु वर्गीकरण प्रणाली है। इसे जर्मन जलवायु विज्ञानी व्लादिमीर कोपेन ने 1884 में विकसित किया था और तब से इसमें कई संशोधन हुए। इस प्रणाली में 5 प्रमुख जलवायु समूह हैं। उष्णकटिबंधीय, जिसको कैपिटल ए से दर्शाते हैं, शुष्क को कैपिटल बी से, समशीतोष्ण को कैपिटल सी से, महाद्वीपीय को कैपिटल डी और ध्रुवीय यानी पोलर को कैपिटल ई से। यह जो वर्गीकरण है वो तापमान और वर्षा के मासिक और वार्षिक औसत पर आधारित है, जो इसे वैश्विक जलवायु पैटर्न का विश्लेषण करने के लिए एक बहुमुखी उपकरण बनाता है। निम्नलिखित को मिलान कीजिए। लू, बादलों से युक्त परतें, वर्षण। लू के सामने ओले लिखा है, बादलों से युक्त मुक्त परतें स्ट्रेटोस्फियर, वर्षण के सामने स्थानीय हवाएं। देखिए, जो लू है वो स्थानीय हवा है या स्थानीय पवन कह लीजिए। बादलों से मुक्त परतें, स्ट्रेटोस्फियर में कोई भी मौसम संबंधी घटनाएं नहीं होती हैं, ये सब ट्रोपोस्फियर में होती हैं। स्ट्रेटोस्फियर में ओजोन लेयर है, हवाई जहाज भी इस आवरण में ही उड़ते हैं। वर्षण, वर्षा का मतलब ओले से हो जाएगा, तो ए का सी, बी का 2, डी का 1 किस में है? ए का सी, बी का 2 का बी, 3 का ए। ठीक है। लू उन स्थानीय हवाओं को कहते हैं जो मुख्यतः भारत के उत्तरी भागों में गर्मियों के मौसम में चलती हैं। ये हवाएं गर्म और शुष्क होती हैं, जिससे काफ़ी असुविधा और निर्जलीकरण होता है। मई और जून के दौरान उत्तरी भारत में लू आम बात है, जहां तापमान अक्सर 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो जाता है, जिससे गर्म लहरें चलती हैं। बादलों से मुक्त परतें, समताप मंडल जो है वो वायुमंडलीय परत है जो स्थिर वायु स्थितियों को कम आर्द्रता के कारण अधिकांशतः बादलों से मुक्त रहती हैं। ठीक है। और ट्रोपोस्फियर को वो क्या बोलते हैं? उसको क्षोभ मंडल बोलते हैं। यह परत क्षोभ मंडल के ऊपर स्थित है और विमान तथा ओजोन परत के अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण है। वर्षा, वर्षा से तात्पर्य पानी के विभिन्न रूपों में जमीन पर गिरने की प्रक्रिया से है, जिसमें ओले, बारिश, हिमपात या ओले शामिल हैं। ठीक है। हिमपात या ओला एक ही बात है। ओले वर्षा का एक विशिष्ट प्रकार है, जिसमें जमी हुई बारिश बर्फ के छर्रों के रूप में जमीन पर पहुंचती है, तो सी करेक्ट हो जाएगा। 18वां प्रश्न है, पृथ्वी की वह परत जो क्रमशः सबसे बाहरी और सबसे भीतरी मानी जाती है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए, सबसे ऊपर है क्रस्ट और सबसे बाहरी होगी क्रस्ट, सबसे भीतरी हो गई कोर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इस चित्र में आप देख सकते हैं, सबसे ऊपर है कोर, सबसे ऊपर है क्रस्ट। ठीक है। उसके नीचे आती है मेंटल और तीसरी है, 3 परतों में विभाजित है, कोर, मेंटल, क्रस्ट, मेंटल और कोर। ठीक है। और कोर में भी 2 कोर हैं। कौन सी? आउटर कोर और इनर कोर। आउटर कोर, इनर कोर। जो आउटर कोर है वो लिक्विड फॉर्म में है, जो इनर कोर है वो सॉलिड फॉर्म में है। यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं। ठीक है। तो बाहरी क्रस्ट हो गई, उसके बाद वाली मेंटल और अंदर वाली हो गई कोर। कोर में भी आउटर कोर, इनर कोर, तो ए है इसका आंसर। और जो आउटर कोर है वो लिक्विड फॉर्म में है, इनर कोर वो सॉलिड फॉर्म में है, इसको भी याद रखिएगा। पृथ्वी की सबसे बाहरी परत क्रस्ट यानी भूपरपटी कह लीजिए इसको, और सबसे भीतरी कोर। ठीक है। क्रस्ट सतह की ठोस परत है, जबकि जो कोर है केंद्र में धातु से बनी सबसे गहरी परत है।
ठीक है। पृथ्वी को मुख्यतः 3 परतों में विभाजित किया गया है, क्रस्ट, मेंटल और कोर। कोर में भी आउटर कोर, इनर कोर, आउटर कोर लिक्विड फॉर्म में, इनर कोर सॉलिड फॉर्म में। विश्व में सबसे अधिक खाइयां और सबसे गहरी खाई किस महासागर में है? सबसे अधिक खाइयां प्रशांत महासागर में, सबसे गहरी खाई है मेरियाना खाई, या अंग्रेजी में ट्रेंच कह लीजिए इसको। प्रशांत महासागर दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर है, जो 63 मिलियन वर्ग मील से अधिक क्षेत्र में फैला हुआ है। ठीक है, पृथ्वी की सतह का लगभग 1/3। इसमें सबसे अधिक संख्या में समुद्री खाइयां हैं, जिनमें मैरियाना गर्त यानी मैरियाना ट्रेंच भी शामिल है, जिसे दुनिया की सबसे गहरी खाई के रूप में जाना जाता है। और जाने मैरियाना गर्त के बारे में, तो पृथ्वी के महासागरों का सबसे गहरा और सबसे बड़ा गर्त है, जो पश्चिमी प्रशांत महासागर में मैरियाना द्वीप समूह के पूरब में स्थित है। यह एक अर्धचंद्राकार खाई है जो लगभग 2550 किलोमीटर लंबी और 69 किलोमीटर चौड़ी है। इसका सबसे गहरा स्थान चैलेंजर डीप है, जिसकी गहराई लगभग 10,984 से 11,034 मीटर के बीच स्थित है। अधिकतर यही संख्या होती है। ठीक है, 11,034 मीटर, और फीट में देखें तो 36,000 से 36,200 फीट। 20वां प्रश्न, अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी जलधारा नहीं है? तो गर्म होगी वो, ठंडी महासागरीय धारा नहीं है। अगुलहास, ब्राज़ील धारा, हम्बोल्ट धारा, कैलिफोर्निया धारा। देखिए, हम्बोल्ट या पेरू कोल्ड करंट है, कैलिफोर्निया की धारा भी कोल्ड करंट है यानी ठंडी जलधारा है। अगुलहास गर्म है, ब्राज़ील गर्म है। तो कौन सी नहीं है? पहली और दूसरी नहीं है। ठंडी गर्म जलधाराएं इंपॉर्टेंट है, पूछ ले जाती है प्रश्न। ठीक है, थोड़ा और डीप जाके पूछते हैं तो कौन सी किस महासागर की, ये भी पूछ लेता है। तो अगुलहास जो है वो ठंडी नहीं है, गर्म है। ब्राज़ील धारा ठंडी नहीं है, गर्म है। हम्बोल्ट या पेरू कोल्ड करंट है, और कैलिफोर्निया की धारा भी कोल्ड करंट है। बाकी ये कुछ एक्सप्लेनेशन है, इसको पढ़ सकते हो आप। तो 20 प्रश्न थे इंपॉर्टेंट ज्योग्राफी के, इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा 1 से 2 बार। फुल टेस्ट सीरीज़ से आप जुड़ सकते हैं। फुल टेस्ट सीरीज़ मिलेगी PDF फॉर्मेट में। एक छोटा सा अमाउंट है, इतना कम इसलिए रखा ताकि सभी लोग इसको इजीली अफोर्ड कर सकें। 1 टाइम पेमेंट है पूरे साल के लिए। बाकी प्रैक्टिस करते रहिएगा। सब्सक्राइब रखना सिविल सर्विसेज स्टडी चैनल को।